हेलो एवरीवन, आई एम अंशुल भानु तिवारी एंड आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। SITTING भी होता है और SEATING भी होता है। इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जाम में आपको 4 to 6 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। क्लैट, एलेट, स्लैट, कैट, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि अगर आप मान लीजिए अभी रिसेंटली अगर आपके सामने आपने देखा होगा कि व्यापम का एग्जाम आया था पीईबी। देन अगर आप देखेंगे तो अभी कमिंग डेज में ही आपके सामने कांस्टेबल का भी एक एग्जाम है जो पुलिस का है। फिर उसके बाद आपके सामने और भी जो एग्जाम्स आएंगे ग्रेड के, रेलवेज के, तो उसमें आपको ये हमेशा ये टॉपिक देखने को मिलेगा। अब इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स या अधिकतर मेरे दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमसे ये नहीं हो पा रहा कि पर्सन अगर टेबल है और अंदर की तरफ देख रहा है तो हम राइट एंड लेफ्ट बता देते हैं। बट जब टेबल के आउटसाइड यानी फेसिंग आउटसाइड द सेंटर है तो हमें बहुत इशू आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, रो और कॉलम में भी हम ये नहीं समझ पाते राइट और लेफ्ट कहाँ पे होगा। तो चलिए इस टॉपिक को करते हैं। इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। मैथ्स भी मैंने एपी वगैरह खत्म कर दिया है क्योंकि वो भी एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, डिस्क्लेमर में आ ही जाएगा। एंड वो वीडियो इसलिए देख लीजिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड मैंने ट्रिक्स बताई हैं क्योंकि आपको क्या है, दो चीजों का ध्यान रखना हर एग्जाम में। एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरी चीज एक्यूरेसी। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है बट आपके पास समय ही नहीं बचा उसको पढ़ने के लिए या उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, तो क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन का, क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन को समझने का या आते हुए क्वेश्चन को छोड़ देने का। ये तो बहुत ही बड़ा लॉस है। दूसरा, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है बट आपकी एक्यूरेसी नहीं, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें दोनों चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए, टाइम मैनेजमेंट विद क्वेश्चंस एक्यूरेसी। तो चलिए हम टॉपिक को अगर ध्यान से देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट में हमें जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें पर्सन्स का अरेंजमेंट करना है। अब इसमें अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा टेबल्स फॉर्म में, कि टेबल्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड दूसरा आएगा इसमें रो वाले, रो या तो फिर कॉलम। तो रो और कॉलम की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम टेबल्स की बात करते हैं। टेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे कौन कौन सी टेबल आती है? एक आती है राउंड टेबल, ऐसी टेबल जिसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं, ऐसी टेबल जिसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं, वो हो जाती है राउंड टेबल। तो दूसरा आपने वर्ड भी सुना होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट? या अगर आप कोई भी इवेंट्स में जाते हैं, मैरिज फंक्शंस में जाते हैं, तो वहां पे भी ये टेबल लगी रहती है जिसपे आप आराम से बैठ के अपना भोजन, अपना खाना खाते हैं या आप इवेंट को एंजॉय करते हैं। दूसरा होता है ऐसी टेबल जिसमें कॉर्नर्स होते हैं, ऐसी टेबल जिसमें कॉर्नर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी टेबल की? राउंड टेबल की। अगर हम राउंड टेबल की बात करें तो राउंड टेबल में मान लीजिए कि ये एक राउंड टेबल है आपके सामने। अब इस राउंड टेबल में अगर मैं एक पर्सन को बिठाता हूं कुछ इस तरीके से अंदर देखते हुए, मान लीजिए ये एक ए पर्सन है जो कि अंदर की तरफ देख रहा है, तो हम ये कैसे पहचाने कि ये लेफ्ट और राइट कैसे होता है? ठीक है, तो ध्यान से देखना। टेबल के अंदर मेनली 3 टाइप्स के लोग बैठते हैं। पहला, ऐसे लोग जो फेसिंग टू दी सेंटर है, ऐसे लोग जो कि फेसिंग टू दी सेंटर है। सेकंड होते हैं फेसिंग आउटसाइड दी सेंटर, ऐसे लोग जो अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ देख रहे हैं। और थर्ड होते हैं बोथ, मतलब एक ही टेबल में दोनों टाइप के लोग बैठे हो। अब आप बोलोगे सर ऐसे कहाँ होते हैं लोग, या कि भाई टेबल लगी है बट उल्टे तरफ बैठे हैं। तो याद कीजिए, अगर आपको एक ऐसे इवेंट में है जहां आप टेबल पे बैठे हुए हैं बट स्टेज आपके बैक साइड है, तो आप टेबल तो घुमाओगे नहीं, आप क्या करोगे? चेयर घुमा दोगे इवेंट को देखने के लिए। तो आपकी बैक जो हो जाएगी, आपकी जो पीठ हो जाएगी वो टेबल की तरफ हो जाएगी, मतलब आप सेंटर के आउटसाइड आ गए हो, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर हो गए, टेबल के अगेंस्ट में हो गए। तो देखिए भाई, अब हम यहाँ पे करते हैं, जैसे ये एक पर्सन है ए, अगर ये अंदर की तरफ देख रहा है तो ये कैसे करते हैं लेफ्ट और राइट, ये ध्यान से समझना। मान लीजिए ये पर्सन आप हो ए, और ये एरो पे की जो ये टेल होती है ना, तो ये टेल आपको अपनी तरफ रखनी, जैसे ये एरो है तो आपके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड यहीं आएगा। हैरी पॉटर मूवी सबने देखी है, राइट? तो भाई वो झाड़ू पे बैठता है, ब्रूम पे बैठता है, और जैसे ही वो बैठते हैं तो क्या होता है, जब आप भी ये मान के चलिए आप इस पे बैठे हुए हैं तो आपका लेफ्ट हैंड आएगा, आपका राइट हैंड आ जाएगा। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड, ये आपका हो गया राइट हैंड, राइट? दूसरा, अगर दूसरा एक पर्सन बैठा है बी यहाँ पे, तो ये बैठा है बी,
अब आपको दिक्कत आएगी ये करने में, तो कुछ मत कीजिए, ये एरो बनाइए और कॉपी को रोटेट कर दीजिए। कॉपी को ऐसे रोटेट कीजिए कि ये जो एरो की टेल है वापस से इसी टाइप से बन जाए आपके सामने। तो आपको देखेगा ये आपका लेफ्ट आ रहा है, ये आपका राइट आ रहा है। क्लियर होगी बात? मान लीजिए एक और पर्सन है सी, जो यहां बैठा हुआ है। फिर ये इस तरीके से आप कॉपी रोटेट कीजिए। देखिए शुरुआत में ही करना है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, फिर आपको ये कॉपी रोटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे आप कि आपका जो लेफ्ट हैंड आ रहा है वो आपका यहां आएगा और राइट हैंड यहां आएगा। नाउ अगर आप डी को बिठाएंगे तो डी में भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड यहां, राइट हैंड यहां। आप करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। आप करके देखिए इसको, आपको खुद समझ में आएगा। अब यहां पे एक एक दो की पॉइंट्स आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो मैंने ये बताया कि एरो की टेल आपकी तरफ होना चाहिए, तो अपने आप ही ये लेफ्ट और राइट आपके अकॉर्डिंगली बन जाएगा। सेकंड की पॉइंट ये आता है, जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके सामने कोई पजल आए या अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आए जिसमें भी आपको लोगों को अरेंज करना हो। पजल का मतलब ये है कि एक तो होता है जो पर्सन के बेस्ड है या किसी पर्टिकुलर चीज के बेस्ड है, उसमें अरेंजमेंट कुछ नहीं करना है सिटिंग पे टेबल्स में। दूसरी पजल होती है जिसमें लोगों को तो बैठाना है, साथ में उनकी हॉबीज, लाइक डिसलाइक, फूड्स, बेवरेजेस, ये सारी चीजें बतानी। अब दूसरा की पॉइंट क्या है? दूसरा की पॉइंट ये है बच्चा कि आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि आपके लोग कितने हैं, कितने लोग का अरेंजमेंट करना है। नहीं समझ में आया? तो दोस्तों फिर से समझाता हूं। मान लीजिए ये अभी जो मैंने बताया है इसमें 4 लोग बैठे हुए। हाँ, अभी जो मैंने सेटिंग बनाई इसमें 4 लोग बैठे हुए। तो जब ये 4 लोग बैठे हैं तो ये होगा इवन नंबर लोग, है ना? वो हिंदी में सम या विषम बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मेरी उतनी अच्छी हिंदी नहीं है, बट आई विल ट्राई कि कुछ पॉइंट्स तो मैं, कुछ वर्ड्स तो मैं बोल सकूं। तो सम या विषम कुछ होता है इवन एंड ऑड, बट इवन क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी इवन नंबर के लोग आपके सिटिंग अरेंजमेंट में, मेजरली 8 लोग या 6 लोग बैठेंगे, आपको सबको इक्वी डिस्टेंस बिठाना है। आपको सबको इक्वी डिस्टेंस बिठाना है, मतलब सबके बीच में डिस्टेंस जो है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्केल लेके बैठे, बट हाँ ऐसा बना है कि एक दूसरे के ये लोग क्या हो, अपोजिट हो। जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक दूसरे के ये अपोजिट है और ये एक दूसरे के ये अपोजिट है, आपको ये दिख रहा होगा। बस आपको ऐसा ही बनाना है कि अपोजिट हो एक दूसरे के, है ना? तो अपने आप ही इक्वी डिस्टेंस बन जाएगा। अब मान लीजिए एक और पर्सन है इसमें जो बी और सी के बीच में बैठा हुआ है और वो कुछ इस टाइप से बाहर देख रहा है। तो आप पहले तो मैंने आपको फेसिंग टू द सेंटर बता ही दिया है। फेसिंग टू द सेंटर हमारा डन हो गया ए बी सी डी के साथ। अब हम बढ़ते हैं फेसिंग आउटसाइड द सेंटर पे। तो देखिएगा, मान लीजिए ये पर्सन है ई। अब आप बहुत अच्छे से ये बता पाएंगे कि इसमें राइट और लेफ्ट कहां आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये ट्रिक तो बताई दी, एरो की टेल अपनी तरफ करना है। तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। यस और नो? एंड एक और पर्सन है यहाँ पे एफ। अब बताइए राइट और लेफ्ट कहां होगा? तो राइट होगा डी की तरफ, मतलब यहां पे, और लेफ्ट होगा ए की तरफ, मतलब यहां पे। ठीक है? अब मान लीजिए एक और पर्सन है इस तरफ, ये रहा जी। आप क्या बोलेंगे अब राइट और लेफ्ट कहां है? तो भाई अगर मैं एरो की टेल अपनी तरफ ले आऊं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। और एक और अगर मेरा बन गया है एच, तो ये मेरा लेफ्ट आएगा, ये मेरा राइट आएगा। ये सुनो, तो ये फेसिंग आउटसाइड द सेंटर बन गए। और अधिकतर जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें यही दिक्कत आती है, यानी कैंडिडेट जो भी एग्जाम दे रहे हैं आउटसाइड द सेंटर वालों की। जैसे पर्सन फेसिंग आउटसाइड द सेंटर होते हैं तो वहां पे दिमाग घूम जाता है कि राइट लेफ्ट कहाँ है, कैसे करें। और हमें आदत होती है फेसिंग टू द सेंटर के, हम उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट ले लेते हैं और वो निकल जाता है राइट पे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने 4 बताए हैं आपको, एक ये एफ एंड एच, ये है फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो आपके सामने फेसिंग टू द सेंटर भी हो गया, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर हो गया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, बोथ भी हो गया। तो आप बोलोगे बोथ कैसे? तो भैया डायग्राम में देखो आप, एक ही डायग्राम में दोनों टाइप के लोग जब बैठे हैं तो उसे कहते हैं बोथ। मतलब ये थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है कोई पजल का या सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें एक ही टेबल पे दोनों टाइप के लोग बैठे हो। कुछ लोग होंगे फेसिंग टू द सेंटर, कुछ लोग होंगे फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। दूसरी चीज, मैंने ये जो इक्वी डिस्टेंस वाली बात बोली थी, तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो देखो सब एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है। और मतलब मैंने इक्वी डिस्टेंस का बताया था अपोजिट, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। हाँ या ना? मान लीजिए आपका एक सर्कल बनता है और आप इसमें कुछ अपोजिट नहीं बनाते, आप इस टाइप से बना देते हैं। 8 लोग, 8 लोग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ए बी सी डी ई एफ जी और ये रहा एच, 8 लोग बना दिए। अब मुझे इस वाले डायग्राम में बताइए कि आप क्या बता पाएंगे सी के अपोजिट कौन बैठा है? इस वाले डायग्राम में बता पाएंगे आप सी के अपोजिट कौन बैठा है? आपको बहुत, आपका अरेंजमेंट भले ही सही बन जाए, बट अगर कोई वो जो पजल के अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें अपोजिट का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू सी या हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई, तो इस वाले डायग्राम में तो आप नहीं बता पाएंगे। बट हाँ, इसमें बता सकते हैं कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तो आप ऊपर वाले डायग्राम में देख के बिल्कुल बता सकते हैं कि सी के अपोजिट डी बैठा हुआ है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई, तो आप तुरंत बता सकते हैं एफ बैठा है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू ए, आप तुरंत बता सकते हैं बी बैठे हुए। जो भी मतलब अरेंजमेंट जो भी आए आपका, क्लियर हुई बात? तो ये आपको ध्यान रखना, अगर आपने इक्वी डिस्टेंस नहीं बनाया तो ये आपकी गलती हो जाएगी और आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो एक चीज समझना दोस्तों, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आता है अरेंजमेंट से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड, 6 लोग आए, 4 लोग आए, 8 लोग आए, 7 लोग आए, कितने ही आए, आपको क्या करना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेगा आपको उसको अरेंज करने में। और अगर उसके रिसर्च में 4 to 5 क्वेश्चन है ना, तो आपको हार्डली 30 सेकेंड्स लगेगा। वो 30 सेकंड में आपके वो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके 1.3 मतलब 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो गए। और क्या चाहिए भाई, 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, बट एक जगह रुकने की बात है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 45 सेकंड एक क्वेश्चन पे लग रहा है, बट हो रहा है। अब अगर आप बोलते हैं कि सर आपने इवन नंबर के तो बता दिए, सम या विषम में इवन तो बता दिया आपने कि भाई इक्विडिस्टेंस बैठना है, बट अभी आपने बोला कि सर 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 7 लोग, तो 7 तो ऑड नंबर है। अब हम क्या करें? तो एक चीज ध्यान से सुनो बच्चों, मान लीजिए इसी अरेंजमेंट में आपको 9 लोग को बिठाना हो। अभी हमने क्या बिठाया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। मान लीजिए आई को भी बिठाना है, मान लीजिए आई को भी बिठाना है, तो लेट से 8 लोग की इक्विडिस्टेंस कर दी ना, 9th जो कि एक ऑड नंबर है, आप बीच में कहीं पे भी बिठा दो, आप बीच में कहीं पे भी बिठा दो, इधर इधर, यानी बी और एच के बीच में बिठा दो, या बी और ई के बीच में, ई और सी, जी और सी, किसी के भी बीच में आप बिठा दीजिए। आप जिसके भी बीच में बिठाएंगे 9th पर्सन को, जो कि ऑड नंबर है, एग्जामिनर उस पर्टिकुलर पर्सन का अपोजिट पूछेगा ही नहीं। और अगर आता है तो आप बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसका कोई अपोजिट आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप? अपोजिट तो इवन का ही अपोजिट आएगा, ऑड वाले का अपोजिट नहीं आएगा। 6 लोग आता है तो आप 6 लोग की अगर मान लीजिए पूछते हैं, तो आपको पहले 6 लोग का अपोजिट बना दीजिए इस टाइप से, 7th को बीच में आप कहीं पे भी बिठा दें, इसका अपोजिट वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? आई होप आपको टेबल्स में राउंड टेबल पूरी अच्छे से क्लियर होगा। और राउंड टेबल के अंदर फेसिंग टू द सेंटर, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर एंड बोथ, ये आपको क्लियर होगा। अगर ये आपको क्लियर है, तो अब आपके सामने जो टेबल आती है वो आती है कॉर्नर। तो क्या इसमें नई चीज क्या है? इसमें भैया नई चीज कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कॉर्नर सजाते हैं और इसमें टेबल्स के वेरिएशन सजाते हैं। वेरिएशन मतलब स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, हेक्सागोनल टेबल, पेंटागन टेबल, ऑक्टागन, मतलब ऐसी टेबल जिसमें कॉर्नर्स हो। जैसे भाई ये मैंने एक बना दी स्क्वायर टेबल, एक मैंने बना दी रेक्टेंगल टेबल, मान लीजिए कुछ एक ऐसी टाइप की टेबल भी है ना, तो ये भैया हेक्सागोनल बन गई, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बन जाएगी, है ना। एक ऑक्टागन टेबल भी आ सकती है। तो इस टाइप से टेबल्स आपके सामने आ सकती है जिसमें भी कॉर्नर है। और एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, ये बोलेंगे कुछ लोग एजेस पे बैठे हैं, मतलब कुछ लोग साइड्स पे बैठे होंगे और कुछ लोग कॉर्नर्स पे बैठे हैं। तो मान लीजिए कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे और कुछ लोग ये कॉर्नर्स पे बैठे होंगे, और बात वही होगी, फेसिंग टू द सेंटर, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, सेम चीजें होंगी जो राउंड टेबल में हुई थी। और उसका मैंने आपको तरीका बताया है, ट्रिक बताई है। जस्ट रोटेट योर नोटबुक, सिर्फ अभी के लिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। एक बार आपने हार्डली 3-4 क्वेश्चंस कर लिए ना, हार्डली, तो आपको समझ में आ जाएगा आउटसाइड द सेंटर में राइट लेफ्ट कहां जा रहा है, इनसाइड द सेंटर में राइट लेफ्ट कहां जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपकी ये जो एरो की टेल है, आपकी जो ये एरो की टेल है, एरो की टेल अपनी तरफ होना चाहिए। ये एक बार हो गई तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो कॉर्नर कॉर्नर वाली टेबल में वो तीनों चीजें आएंगी, फेसिंग टू द सेंटर भी आएगा, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर आएगा, एंड बोथ आएगा। ये तीनों चीजें आएंगी और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको कुछ बनाने की जरूरत है।
हाँ, ये जरूर है कि कमिंग डेज में मैं एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लूं कि उसको कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिससे हम बहुत आसानी से चीजें उठा सकते हैं, कौन से ऐसे कंडीशंस होती है जिससे हम उठाएं तो हमारा बहुत जल्दी या एक ही बार में बन जाए, बार बार टाइम ना लगे। और होता क्या है कि मैं पॉइंट्स में भी कई बार आ जाती है कंडीशन, कई बार पैसेज फॉर्म में आ जाती है कभी कभार। तो जब मेजरली जब पैसेज फॉर्म में आता है तो दिक्कत आती है, तो वो मैं कमिंग वीडियोस में ले आऊंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम जाते हैं तो हमारे सामने एक और चीज आती है, वो आता है रो एंड कॉलम वाले क्वेश्चन। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, रो और कॉलम में एक तो आता है ऑर्डर रैंकिंग। तो ऑर्डर रैंकिंग का टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, वीडियोस का अपलोड हो चुका है, आप बिल्कुल वो देख लें। ऑर्डर रैंकिंग को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई इशू नहीं आएगा। अब रो और कॉलम में मान लीजिए आप लोग को 6 लोग इस सिटिंग करनी है इस रो में, है ना, 6 पर्सन की सिटिंग करनी इस रो में, ध्यान रखना। अब यहां पे तीसरा की पॉइंट बताता हूं। एक तो मैंने एरो वाला बता दिया, दूसरा मैंने क्या बताया कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, तीसरा थर्ड की पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो सारे क्वेश्चन सही होंगे। पहला थर्ड की पॉइंट है, जब भी कोई पजल या अरेंजमेंट आती है जिसमें आपको टेबल में बिठाना हो, जब भी कोई अरेंजमेंट आती है जिसमें आपको टेबल्स में बिठाना हो, आप पहले से सीट्स बना लो। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए कि ये राउंड टेबल है और बोल दिया कि 6 लोग बैठे, तो आप इस टाइप से लाइन खींच लीजिए 6 लोग की, और फिर जैसे जिसका अरेंजमेंट बोला आप वो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं सर्कल के लिए बता रहा हूं। बट जब भी रो या कॉलम वाले क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब भी रो या कॉलम वाले क्वेश्चन है, पहले से सीट्स आप ड्रॉ मत करना, कभी मत करना। जैसी कंडीशन आती जाए वैसे करते जाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पहले से 5 सीट बना दी, कंडीशंस आई, आपने वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऐसा बिठा भी दिया। मान लीजिए यही कंडीशन आई तो ABCDE आ गया। मालूम है आपको, जब आप बनाएंगे ना ये बन जाएगा, और लास्ट में एक जरा सी वो फुलझड़ी छोड़ देंगे और उसमें क्या बोल देंगे, E इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, या E इज नॉट सिटिंग ईदर ऑफ द एंड ऑफ द लाइन। मतलब E उस रो में कहीं पे भी कॉर्नर पे नहीं बैठा है, और आपका कहां आ रहा है, देखो E कॉर्नर पे ही आ रहा है। या हो सकता है ऐसा बोल दें, C इज नॉट सिटिंग एट द मिडिल ऑन द लाइन, तो भाई वो मिडिल पे बैठूंगा, है ना। C सेंटर पे कहीं नहीं बैठा, ये भी बैठूंगा, तो आपका ही गलत हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे मालूम, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। ये मेजर स्टूडेंट से होता है। ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, मुझे बहुत अच्छे से आता है ये टॉपिक, मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करी, और मेरे सामने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं कि एक बार में सॉल्व होने में तुरंत आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर हमारा बन गया तो हमें सिर्फ देखना ही तो है क्वेश्चन में, और हमारा यूं आंसर आ जाएगा। बट आप ये नहीं समझे कि जब आप ये करोगे ना, और एक बार अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आप यही सेम मिस्टेक्स बार 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 करोगे। होना क्या है, आंसर आएंगे नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका बन नहीं पा रहा है और आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो यहां पे जो की पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी रो को वाले क्वेश्चंस करें तो आप एक लाइन खींचिए, रो बोला है, कॉलम बोला है, जो भी बोले, आप एक लाइन खींच दीजिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और जिस हिसाब से सिटिंग बोली, मान लीजिए उसने बोला है एग्जामिनर ने, बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट, और ये हमेशा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस डायरेक्शन में नॉर्थ है, मतलब सबका राइट हैंड यहीं आएगा, सबका लेफ्ट हैंड यहीं आएगा, सबके सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब स्टेज सामने है। तो बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में बी है, तो अगर ए यहां बैठेगा तो इसके सेकंड राइट, तो फर्स्ट और सेकंड, इस टाइप से आप बनाते जाइए, समझ रहे हैं आप। एंड सी सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, आप बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा बना दीजिए आप, ठीक है। एंड D इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, तो ये बना दिया। तो जैसी सिटिंग बोलते जाएं वैसे आप बनाते जाइए, वैसी सीट्स बनाइए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी टेबल वाले क्वेश्चन आए आपको पहले से लाइन खींच देना, मतलब सीट बना देनी, फिर जैसी कंडीशन आती जाएगी हम बनाते जाएंगे। रो और कॉलम में पहले सीट्स नहीं बनाना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि आपके सामने कभी कभार 2 रो आ जाती है, मतलब ये लोग नॉर्थ में देख रहे हो, ऊपर वाले साउथ में देख रहे हैं, या 2 कॉलम आ जाते हैं कि ये लोग ईस्ट में देख रहे हो, ये लोग वेस्ट में देख रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये लोग एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, सीट्स ऑलरेडी बन गई, ऊपर 5 बन गए तो नीचे भी ये इसके अपोजिट 5 सीटें बन गई। तो ये क्वेश्चंस जब हम हमारे सामने एक पजल आती है या क्वेश्चन आता है, तब हम उसको और अच्छे से समझ पाते हैं और अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं।
आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। एक तो टेबल वाली चीज मैंने बता दी, राउंड टेबल में भी, कॉर्नर वाली टेबल में भी दिक्कत आती थी मेरे पास। मैं जब पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि उन्हें ये बहुत दिक्कत आती है फेसिंग आउटसाइड द सेंटर में। दूसरी दिक्कत आती है क्वेश्चन को किस कंडीशन से उठाएं कि वन टाइम में, वन शॉट में बन जाए। तो वो अब हम कमिंग वीडियोस में वो एक क्वेश्चन ले आऊंगा मैं पीपीटी में, और वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन ले आऊंगा तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा, रो और कॉलम में दिक्कत आती है कि हम बना तो देते हैं, हमारा बन भी जाता है, बट वो कहीं ना कहीं कंडीशन जो बोली गई है उसमें हम फंस जाते हैं और बार बार वही करते हैं। तो वो मैंने बता दिया, रो और कॉलम में आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बट पहले से सीड्स ड्रॉ मत कीजिए। लाइन मतलब ये वाली लाइन कह रहा हूं, बट पहले से सीड्स नहीं बनाना है। आई होप इतनी चीज क्लियर होगी। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। आप खुद क्वेश्चन उठाइए, खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास एक वीडियो आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में, तो आपके पास वो वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा सिटिंग अरेंजमेंट के, तो आपको वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर रैंकिंग बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट है, बट होता क्या है कि इसको मैंने अलग से ही एक वीडियो इसलिए बना दिया है क्योंकि इसमें पर्सन की रैंकिंग के हिसाब से चीजें चलती है। तो आप वो वीडियो देख लेना, तो आपको ऑर्डर रैंकिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लॉक, कैलेंडर, ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना? तो आप ये टॉपिक्स को देख लीजिए, 2-3 वीडियो में कंप्लीटेड है। तो आपको क्या होगा, चीजें समझ में आती जाएंगी। और खूब प्रैक्टिस करो दोस्तों, खूब प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, 5 साल के पेपर जरूर करके जाना। कोई सा भी एग्जाम दो, क्लैट, लॉ से रिलेटेड एग्जाम कोई भी, कैट दे रहे हो आप, देन उसके बाद आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भरा है, गवर्नमेंट जॉब का भरा है, 5 साल के पेपर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बता दूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि 5 साल का जो पेपर करोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं। 5 साल के पेपर में से आपको 2 चीजें समझ में आएंगी। एक तो आइडिया समझ में आएगा कि किस टाइप का पेपर बनता है ना, एंड दूसरी चीज, बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं बोलता बहुत सारे, बट हाँ 5 to 6 तो देखने को मिल ही जाएंगे आपको। साइंस में हो गया, मैथ्स में हो गया, क्योंकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा डेटा चेंज कर सकते हैं, फिगर चेंज कर सकते हैं, बट स्टैटिक में तो वो भी नहीं कर सकते। फैक्चुअल चीजों में, साइंस में या हिस्ट्री में तो वो भी नहीं कर सकते, है ना। मैथ्स में, रीजनिंग में कर सकते हैं। तो आपको ये पेपर जरूर करना है, और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब ये हरिवंश राय बच्चन जी ने जो ये लाइन कही है, ये बिल्कुल यथार्थ होती है। और अगर आप लोग मेहनत करोगे ना, सच्चे दिल से, बिल्कुल डेडिकेटली, तो आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे। और मेहनत कभी खराब नहीं होती। ठीक है, तो बहरहाल कमिंग वीडियोस में मैं लेके आ जाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि वीडियोस लाइनअप है कि मैं किस टॉपिक पे बना रहा हूं, बट आप चाहते हो कि नहीं सर आप इस टॉपिक पे पहले बना लीजिए, भले वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, तो मैं डेफिनेटली आपकी चीज सुन के मैं उसको वीडियो को वाला पहले लाइनअप पे कर लूंगा, वो वाला पहले प्रायोरिटी पे बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैसेज जरूर कीजिएगा, एंड लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना चाहिए, और आप आई होप आप बिल्कुल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।